जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए जो फिजिक्स का वन शॉर्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्ज़ाम फरवरी महीने में होने वाला है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। इससे पहले बता दें, यदि आप केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप बायो के वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बना दिया है मैंने। अगर आप फिजिक्स के देखना चाहते हैं तो फिजिक्स का पार्ट 1 शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने प्रकाश, मानवनेत्र तथा विद्युत धारा को कवर किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। चलिए इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न पे आधारित होंगे और पहले भी देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्न में नंबर 1 है कि, चलिए देखते हैं इसको। दिया हुआ कि निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। अगर किसी लंबे विद्युत धारा, जैसे धारावाही चालक है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन क्या होगा, तो उसमें बताया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार पर होता है, ठीक है। किस पर होता है? तार पर होता है, मतलब डी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय की प्रेरण की परिघटना क्या है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है तीसरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब कौन विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो बोल देंगे कि जनित्र अर्थात जनरेटर। ये क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ना किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र का एक मूलभूत अंतर है। तो मूलभूत अंतर क्या है आपको बताना है। तो देखिए, एसी जनित्र ना सर्पी वलय होता है। एसी जनित्र कैसा होता है? सर्पी वलय होता है। जबकि जो डीसी जनित्र होता है ना, वो परिवर्तक होता है। कैसा? द्विक परिवर्तकता। आप याद रखेंगे, एसी कैसा होता है? सर्पी। एसी कैसा होता है? सर्पी। और डीसी कैसा होता है? द्विक जनिक परिवर्तन। अगला है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? अधिक बढ़ जाती है। छठवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि फ्यूज जो होता है विद्युत में, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा उसमें ऊष्मा पाएगा तो वो क्या होता है? टूट जाता है और परिपथ आपका रुक जाता है, जिससे कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो जो विद्युत घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निर्वात, वायु या फिर हाइड्रोजन या फिर निष्क्रिय। तो विद्युत में जो बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आगे दिया है कि विद्युतमय तार को का रंग क्या होता है। मतलब लाइव वायर जिसको बोलते हैं, लाइव मतलब बोल सकते हैं जिसमें फेस होता है। फेस एगो अर्थ होता है, एगो फेस। तो जो फेस वाला होता है उसका कलर लाल रंग का होता है।
घरेलू विद्युत परिपथ को में उदासीन रंग अर्थात न्यूट्रल वाला का रंग कैसा होता है? काला होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। कैसा? काला कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? जो घर में अर्थ वायर होगा वो काला होगा। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माने किसने बताया था कि अगर दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में अगर कोई कुंडली रख के घुमाएंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो किसने किया था? फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसके? चुंबक द्वारा धारावाही चालक जो होती है उस पे अगर बल की दिशा को पता करना होगा तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पता करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न को, जो कि आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना होता है, इसमें विकल्प आपको नहीं दिए होते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा? तो कैसे पता करेंगे कि कोई बल अधिकतम कब होता है? तो चलिए, जब धारावाही चालक की दिशा जो होगी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के अगर लंबवत है तो मान लेंगे कि ये वो क्या है? बल अधिकतम लगा रही है। अगला, कुछ ऐसे युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किया जाता है। आप अपने घरों में देखिएगा कि जिसमें मोटर लगा होता है उसी का नाम लिख दीजिए। जैसे विद्युत पंखा, मिक्सचर, जो मिक्सचर ग्राइंडर होता है वो वाला, कंप्यूटर में भी लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में भी, इत्यादि चीज़ों में ये लगा होता है। कूलर, पंखा, फ्रिज सब में बोल सकते हैं आप लोग। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? लघुपथन का मतलब शॉर्ट सर्किट कब होता है? बताइएगा। जब विद्युत धारा में विघुमन तार या उदासीन तार संपर्क में आ जाता है, अर्थात जब फेस और न्यूट्रल एक साथ जब संपर्क में आ जाते हैं तो उनके प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघुपथन हो जाता है। लघुपथन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण कैसे हो सकते हैं? क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या यह सत्य है या असत्य? तो देखिए, यह कथन सत्य नहीं है। जो विद्युत मोटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, बल्कि वो क्या करता है ना, अगर आप विद्युत मोटर को विद्युत चाहिए होती है अर्थात वो विद्युत ऊर्जा को लेके किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखा होती है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये कह रहा है कि अगर कोई लंबी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो उसके केंद्र में अगर विद्युत क्षेत्र सीधा है, क्या यह सत्य है कि असत्य? तो कह देंगे यह सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत परिपथों तथा संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथ में अगर आपको सुरक्षा उपाय अगर करना होगा तो पहला आप कर सकते हैं कि भूत तार संपर्क में ला सकते हैं, अर्थात अर्थिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कभी भी
घरों में अगर विद्युत धारा अगर किसी भी उपकरण में आने लगे तो वो सीधे सीधे कहाँ चले जाए, अर्थ में चली जाए। और दूसरा कर सकते हैं कि आप अपने घरों में ना फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। फ्यूज़ जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई भी उपकरण ख़राब होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे पहले फ्यूज तार कट जाता है, जिससे कि आपके घरों में लाइट जाना बंद हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अब देखिए हम लोग देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न को। लघुत्तरी प्रश्न का नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? नंबर 1, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके, या फिर एक वृत्ताकार पास में विद्युत धारा प्रवाहित करके। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भू तार संपर्क क्या है? जो भू संपर्क तार है वो क्या होता है और विद्युत की आवरण वाले विद्युत धारितों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है? सुनिए, भू तार का मतलब वही अर्थिंग की बात कर रहा है। कह रहा है कि भू तार धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण जैसे प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया इत्यादि की सुरक्षा उपायों के रूप में किया जाता है। धातु के आवरण में संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होने पर उस साधित के विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। इससे संधारित्र के उपयोग करने वाले व्यक्ति जो होता है विद्युत आघात से बच जाता है। साफ साफ सुनिए, कुल मिला के अर्थिंग या भू तार क्यों किया जाता है? अगर कोई उपकरण से मान लीजिए अगर एक तार अगर भू संपर्क में जोड़ देते हैं तो अगर मान लीजिए बाय द वे अगर कभी उस पर विद्युत धारा आएगी ना तो ये मन व्यक्ति को प्रभावित ना करे, उससे पहले वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के मुख्य गुण क्या क्या होता है? तो नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक में नॉर्थ ध्रुव से किधर चलती है, उत्तर ध्रुव। माने अगर मान लीजिए कोई चुंबक ले लें, यहाँ यन मान लें या यस मान लें, तो यन से लेके यस की ओर जाती है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अगला है कि चुंबक के भीतर, जैसे पहला ये होगा कि चुंबक के बाहर अगर होगा, जैसे आपको बता देते हैं, ये मान लेते हैं हमारा चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो अगर इसके गुण की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है ना, वो चुंबक के बाहर ना नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन अगर चुंबक के अंदर क्या होता है ना कि साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर चुंबक बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। और तीसरा लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र एक बंद वक्र बनाती है। मतलब ये अगर चलेगी तो कुछ इस प्रकार से एक वक्र बना देगी, तो मतलब एक बंद पैकेट बनाएगी ना, इसका खुला नहीं होता, ये बंद वक्र बनाती है। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों करती है। तो बात करेंगे कि अगर चुंबकीय जो सुई होती है सदा उत्तर की ओर ही संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं तथा दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। अर्थात कभी भी वो एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है? चलिए बताते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहित होने को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशा में उत्क्रमित हो जाता है। ये कुल मिला के ना ये घुमाता है कुंडली को।
अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में अभितारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं? चलिए बताते हैं। अभितारण का मतलब ओवरलोडिंग। पहला ये कर सकते हैं कि एक ही सॉकेट से अधिक विद्युत उपकरण का संयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अभितारण हो सकता है। एक ही तार है, उसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन उपकरणों में नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि उच्च शक्ति वाले साधित्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, गीजर, एयर कंडीशनर इत्यादि का स्विच एक बार ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली का मतलब खर्च लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं। इसलिए एक ही साथ इन सबको नहीं यूज करना चाहिए। करना है तो आप लोग बारी बारी से कीजिए, लेकिन एक साथ करने से यही होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, हम देखेंगे कि दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम क्या है तथा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? दाएं हस्त अंगूठे का नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिनी हाथ में विद्युत धारा चालकों को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे और हमारी अंगुलियां चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर लिपटी होंगी। मतलब आपको बताते हैं कि अगर पूछा कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, तो कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई चालक पदार्थ है, अगर मान लेते हैं इसमें विद्युत धारा ऊपर जा रही है, तो हम अपने दाएं हाथ से इसको इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा ना हो जो उसके विद्युत धारा की दिशा में हो, और हमारी अंगुलियां जिधर की तरफ मुड़ेंगी उधर की दिशा हमको कहेंगे कि इधर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का क्या है बताइए? बताते हैं आपको। अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न को देख रहे हैं। ये आ सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, माने 90 अंश पे हो। यदि तर्जनी अर्थात अंगूठा के जस्ट बाद वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा धारा की दिशा में हो, चालक की धारा की दिशा में हो, तो और संकेत करती हो, तो जो अंगूठा की गति जो होगी, जो अंगूठा है वो चालक की दिशा की ओर अर्थात चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करता है। कुल मिला के आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। यदि आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैला के रखें, ये अंगूठा हो जाए, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो कह रहा है कि जो तर्जनी अंगुली है, ये वाली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दिखाया जाए, और ये जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा और दिखाया जाए। तो जिधर की तरफ अंगूठा होगा उधर बल की दिशा होगी। अर्थात आप बाएं हाथ से ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ये लगेगा कहाँ? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, ध्वनि विस्तारक यंत्र में, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन में, विद्युत मापक यंत्र में। ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए एवं सिद्धांत कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि ये आ सकता है। विद्युत मोटर, पहले आप लोग हिंट डालेंगे सिद्धांत। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय मतलब क्या कि विद्युत ऊर्जा अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। या आप कह सकते हैं कि जो विद्युत मोटर होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब धारावाही चालक को, ध्यान दीजिएगा, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में
रखा जाता है तो एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। कार्यविधि देख लेते हैं, तो आप ऐसे हेडिंग डालिएगा। कार्यविधि मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। चलिए मैं पहले पढ़ कर दिखा देता हूँ आपको। कार्यविधि, अगर आप एक चित्र देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कार्यविधि है कि यदि आप चित्र देख सकते हैं, चित्र में विद्युत मोटर है और विद्युत रोधी तार का एक आयताकार कुंडली ABCD बनाया हुआ है, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। यह कुंडली चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखा गया है कि भुजा AB भुजा CD के समांतर है। आप देख सकते हैं ये जो AB भुजा है CD के क्या है, समानांतर है। कुंडली के दोनों सिरों पर विभक्त विलय दो अर्धभाग PQ कुंडली में संयोजित है। आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं विभक्त वलय। ये PQR के रूप में लगाया गया है, दो ठे, तथा धुरी से जुड़ा होता है। P तथा Q की बाहरी चालक के सिरे क्रमशः X और Y ब्रूस पे लगे होते हैं। इसके जो सिरे होते हैं बाहरी, वो X और Y ब्रूस पे लगे हुए हैं। इसे नीचे भी दिया है आपका, यहाँ पे दिखाते हैं, वो तो जनरेटर लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्या है, ABCD कुंडली है। ये AB ये CD एक दूसरे के समांतर रखा गया है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इससे जो दो तार निकल के आए हैं वो आगे आपका XY नाम का एक विभक्त बल है जिसको बोलते हैं, वो है, ठीक है। और इनका जो संपर्क है, X का संपर्क और Y का संपर्क एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि बैटरी से चलकर चालक ब्रूस X तथा Y जो होता है इसमें प्रवेश ABCD कुंडली में प्रवेश करता है, और जो चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाता है। कुंडली में विद्युत धारा जो होती है उसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रभावित होता है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल ऊपर की ओर इसको ढकेलता है तथा CD पर बल जो लगता है नीचे की ओर धकेल देता है। यही क्रिया बार बार होती रहती है और इसके बीच में कुंडली घूमती रहती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत जनित्र की कार्यविधि। आइए आपको ये समझा देते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो सेम कहानी लिखेंगे कि जो विद्युत जनित्र होता है अर्थात जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कार्यविधि, तो सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में एक कुंडली ABCD रखते हैं और इसके बीच में जो ध्रुव होता है, इसके ध्रुव के दो सिरों पे दो वलयों R1 R2 संयोजित करते हैं। दो स्थिर चुंबक जो होते हैं चालक के बीच में रख गए होते हैं और ये ब्रश AB और CD को पृथक रूप से माने इसको अलग अलग कर देता है। R1 R2 पर दबा कर रखा जाता है। दोनों वलय R1 R2 भीतर से दूरी पर जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमा दिया जाता है और दोनों ब्रश बाहरी सिरे से बाहरी पथ में विद्युत धारा की ओर प्रवाहित को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो वलयों के बीच जो धुरी होती है इस प्रकार घूमती है ताकि AB जो भुजा होती है ऊपर की ओर उठने लगती है और CD नीचे की ओर उठने लगती है। यह अस्थायी चुंबक इसी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को बार बार उत्पन्न करता रहता है। और आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम इस पर लागू होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस पर लागू होता है और AB ऊपर और CD नीचे की ओर उठने लगता है, अर्थात उसमें बार बार परिवर्तन होने लगता है। इसलिए उसमें प्रेरण विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है और
कुंडली ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको चुंबक दिख जाएगा जिसका नॉर्थ पोल आपको दिख जाएगा, इधर आपका साउथ पोल वाला दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एक कुंडली दिख जाएगी, यहाँ पे आपको अंगूठी के समान 2 वलय दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर दिख जाएगा। इसमें विद्युत धारा को बताएगा कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है कि नहीं। अगर ये बार बार ये इसमें घूमेगा तो बीच में फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। आज इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, यह बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और इन बहुविकल्पी प्रश्नों को ही देखना पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं ना जिनको हम बार बार उपयोग करें और वो कभी समाप्त नहीं हो। लेकिन इसमें नहीं शब्द जोड़ दिया है, तो ऐसा कौन सा इसमें से ऊर्जा है जो समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद, तो वो है कोयला। गर्म जल से प्राप्त करने के लिए, अगला है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं कर पाएंगे। धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, गर्म के दिन या पवनों के दिन में। तो बादल वाले दिन में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सूर्य उस दिन नहीं दिखाई देगा और सूर्य ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाएगी अधिक मात्रा में। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। जैव मात्रा, अच्छा नहीं है, जैव मात्रा की ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। अगला है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। भूतापी होता है, पवन ऊर्जा भी होता है, जैव ऊर्जा भी होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा न सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो आप देखते हैं वो जो सोलर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन लगी होती है। यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा, तो यूरेनियम से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होता है, तो समुद्र से भूतापीय ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। महासागर से विभिन्न स्तरों में ताप में अंतर पाया जाता है, इसलिए महासागर का तापीय ऊर्जा हम उपयोग करते हैं। विश्व का, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन सा है, तो सौर विकिरण, सूर्य की ऊर्जा, ये कभी नहीं समाप्त हो सकती है। अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है, ये सबको पता होना चाहिए। सोलर पैनल के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है, तो सिल्वर धातु का उपयोग होता है। मोमबत्ती को जलाने पर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलता है, तो मोमबत्ती को जलाने से रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। OTEC का फुल फॉर्म क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण हैं और जिनका नाम है कोयला और है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए,
पहला प्रश्न है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत वे स्रोत जिनको हम जो एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य कर से, माने थोड़ा ही हो लेकिन ज़्यादा वो उपयोग में लाया जा सके। पहला और दूसरा है कि सरलता से सुलभ हो सके, माने आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके। भंडारण एवं परिवहन में आसानी हो, माने उसको एक जगह रखने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी हो, और वह सस्ता भी होना चाहिए। अगला, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो हम एलपीजी या विद्युत उपकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसके दहन में धुआं नहीं निकलता है, ये आसानी से उपलब्ध है, यह किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं और यह सस्ता है। जीवाश्म ईंधन क्या है बताइएगा? तो बता देंगे कि जीवाश्म ईंधन एक कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उचित जीवों को जलकर तथा उचित दाब एवं ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन की हानि क्या है? यह करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में। इनके जो भंडारण ये सीमित हैं। ये अनवीकरणीय है, माने एक बार ऊर्जा को हम इसका उपयोग कर लें तो दूसरी की बार नहीं कर पाएंगे। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, ये बहुत ज़्यादा दूषित होती हैं जलाने पर। ये अम्लीय वर्षा एवं ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी गंभीर समस्या का भी एक कारण बनती हैं। भूतापीय ऊर्जा के दो लाभ एवं हानि। पहला, इस विद्युत उत्पादन में कम लागत लगता है एवं प्रदूषण मुक्त है, इससे दूषित नहीं होता है। लेकिन इसकी हानि क्या है? ये सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध कर सकते हैं। अगर कोई चाहे कि नहीं पहाड़ों पर हम विद्युत ले जाएं तो नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा है कि तप्त स्थलों की गहराई में पाइप नुकसान कर रहा है कि तप्त स्थलों की गहराई मतलब खूब ज़्यादा अगर गहरा भी है और गर्म चीज़ है तो वहाँ पे हम इसको ले जाना मुश्किल है और महंगा भी पड़ेगा। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए जीवाश्म जो ईंधन है वो उसका समय निश्चित है, अर्थात वो अनवीकरणीय है। इन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। पृथ्वी के गर्भ से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद हैं। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार से करते रहें तो वो शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे और हमें ऊर्जा के संकट से जूझना पड़ जाएगा। इसीलिए इसको बचा के रखना जरूरी है, तथा या फिर आप प्राकृतिक ऊर्जा की ओर बढ़ें। सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण मतलब कि उत्तल या अवतल या समतल सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों? तो देखिए सोलर कुकर होता है उसके लिए अवतल दर्पण उपयोग है, क्योंकि यह एक अभिसारी लेंस है। यदि सूर्य की प्रकाश ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर फोकस करता है। जैसे अगर सूर्य की प्रकाश किरण सीधे आ रही होंगी तो एक जगह ये क्या करता है, बिटोर देता है, जिससे अगर एक जगह बिटोरेगा तो ताप भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये अच्छा होता है। कौन? अवतल दर्पण। 9, यदि कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकती है, क्यों अथवा क्यों नहीं? हाँ, दिया है कि हाँ, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जल ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, अर्थात इनमें कोई भी प्रदूषण ये नहीं फैलाती हैं। सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचलन प्रदूषण मुक्त होता है, परंतु इन युक्ति के संयोजन से पर्यावरण की कुछ भी हानि नहीं होती है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जा रहा है। क्या आप इन्हें सीएनजी से तुलना में अधिक अच्छे ईंधन मानते हैं?
तो कह देंगे कि हाँ, जो हाइड्रोजन ईंधन है ये सीएनजी से की तुलना में अच्छे ईंधन है, क्योंकि हाइड्रोजन के दहन से जल उत्पन्न होता है, जबकि सीएनजी के दहन से ना सीएनजी में मीथेन पाया जाता है और इसके दहन से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। समाप्त मानते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ऐसे दो समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं कि केवल सीमित भंडारण ही शेष बचे हुए हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अर्थात इन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता है। यदि इसी तरह से इसका हम उपयोग करते रहेंगे तो ये आने वाले समय में इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव मात्रा किसे कहते हैं? तो सजीवों के शारीरिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन को ही हम जैव मात्रा कहते हैं। ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। यह ऊर्जा स्रोत प्रदूषण का कारक होती है, इसलिए इन ईंधनों की दक्षता की वृद्धि के लिए औद्योगिक का सहारा आवश्यक है। अगला प्रश्न है जो कि दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं और अपने चयन का तर्क भी दीजिए, मैंने ये भी बताइए कि क्यों मानते हैं। तो सौर ऊर्जा पहला हो जाएगा। यह अनवरत ऊर्जा के स्रोत है जो हम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। दूसरा कह देंगे जल जो होता है जल विद्युत ऊर्जा। सूर्य के ताप के कारण जल चक्र सदैव चलता रहता है, जिससे विद्युत संयंत्रों के जलाशयों में जल पुनः भर जाते हैं। अतः यह एक सदैव चलने वाली ऊर्जा का स्रोत है। साथ ही इन दोनों ऊर्जा स्रोत से कभी भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। पहला कर देंगे सौर ऊर्जा, दूसरा कर देंगे जल विद्युतीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा पता ही है कि सूर्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। सूर्य की ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती है। सूर्य की ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलाती है। जल विद्युत ऊर्जा जो होता है कि जल चक्र के कारण हमेशा जो जलाशय है उसमें जल भरा रहता है और उनके प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? विद्युत बनाने में। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। यह किसी प्रकार की धुआं या हानिकारक गैस नहीं निकालती है, मतलब यह प्रदूषण नहीं फैलाती है। ये ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। इसके द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता का बड़ा भाग पूरा किया जाता है। अगला है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो कह देंगे कि समुद्र के अंदर गहराइयों में ताप परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ पिछली चट्टानें अगले को ढकेलने लगती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं और इन क्षेत्रों के जो तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्रोतों के संपर्क में आता है तो वह भाप उत्पन्न होने लगता है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इन्हें पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और उच्च ताप पर निकाली गई भाप से टरबाइन घुमाया जाता है। अगला प्रश्न, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमा है? पहला नंबर कि ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर से किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के बहुत स्थान कम है जहां हम बांध बना सकते हैं। इसकी मात्रा सीमित है। अगला है कि इनका वहीं पर व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है जहां इसकी तरंगे क्या हो? अत्यंत प्रबल हो।
ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में बहुत अधिक लागत होगा। इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की दक्षता का मान बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, हमारी सुविधा के लिए पवन एवं जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। पहला नंबर कि किसी एक पवन चक्की द्वारा उत्पन्न विद्युत बहुत कम होती है, जबकि व्यापारिक उपयोग में नहीं हो सकता। अतः किसी विशाल क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगा दें और उनको आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि वे एक साथ चलें, तो बहुत सारी हमको ऊर्जा दें और विद्युत ऊर्जा का योग बढ़ जाएगा। अगर बात करें कि जल विद्युत ऊर्जा, तो कह रहा है कि जल विद्युत हेतु हमें नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े जलाशयों में जल एकत्र कर लेना चाहिए और ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा अगर जल बांध के आधार के पास स्थित टरबाइन के ब्लेड पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड घूमने लगती है और विद्युत उत्पन्न होने लगता है। जैसे क्या होता है ना कि जलाशयों में पानी रोक के खूब एकदम ऊपर तक बांध बना दिया जाता है, उनमें जल रोक दिया जाता है और इन आधारों के पास ऐसे टरबाइन की ब्लेड बना दिया जाता है और ऊपर से पानी गिराया जाता है। जब ऊपर से पानी गिरता है तेजी से, तो इनकी पत्तियों को ये दाब डालता है और ये टरबाइन क्या होने लगती है, घूम जाती है। इसीलिए टरबाइन घूमती है और जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कर्षित की सीमा क्या है। पवन है, तरंग है, ज्वारभाटा है, बताइए। तो पहले अगर ले लेंगे कि पवन, तो पवन ऊर्जा किस प्रकार से हमको क्या क्या देता है। तो पवन ऊर्जा की सीमा क्या क्या हो सकती है, देखिए। पवन ऊर्जा केवल उसी स्थान पर लगाया जा सकता है ना जहाँ पे साल भर हवा तेज से चलता हो। दूसरा, पवन ऊर्जा फार्म के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, माने बहुत अधिक बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। अगला है कि टरबाइनों की गति जो होती है, पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हवा स्लो है, अगर आप वहाँ लगा दिए तो टरबाइन नहीं घूम रहा है, तो कहाँ से विद्युत ऊर्जा देगा। अगला है कि इसकी रख रखाव उच्च स्तरीय की होना चाहिए, क्योंकि पवन चक्कियाँ धूप, वर्षा इत्यादि से प्रभावित हो सकती हैं, इसीलिए पवन चक्कियों को तभी थोड़ा सा सुरक्षा देना पड़ता है। अगला है कि इसकी दक्षता कम होती है, पवन चक्की जो ऊर्जा देगी ना कम मात्रा में देगी। अब बताइए आप कि तरंग ऊर्जा की क्या सीमा होती है। तो पहला है कि तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वही हो सकता है जहाँ तरंगे प्रबल होती हैं। प्रारंभिक लागत रख रखाव का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इसको करने में। अगला है कि इससे लगातार एक समान ऊर्जा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी तरंगे ज़्यादा कभी तरंगे कम होंगी, तो इससे हम चाहेंगे तो कि हमेशा एक समान ऊर्जा प्राप्त कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे और इसकी दक्षता भी क्या होती है, कम होती है। तो इसी प्रकार से आपको बना बना के लिखना भी पड़ेगा। अगला है कि ज्वारभाटा क्या होता है। तो बताएंगे कि ज्वारीय ऊर्जा का दोहन हम सागर के किसी विशाल संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर कर सकते हैं। मतलब ज्वारभाटा आया तो जो सागर जल आ रहा है उसको हम बांध बना के इकट्ठा कर लें, और ऐसे बांध केवल सीमित क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है ना, हम हर जगह हम बांध नहीं बना सकते हैं। इसकी दक्षता भी बहुत कम होगी। इसके लिए इसका प्लांट लगता है उसका अधिक लागत होता है, और इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग भी क्या है, सीमित है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि बांध बनाने की क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। बांध को केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है। बांध के निर्माण हेतु कृषि योग्य भूमि का नष्ट हो जाते हैं। अगर बांध निर्माण किया जाए तो अगर मान लीजिए कोई भूमि है कृषि करने योग्य, तो वो नष्ट हो जाएगी। और अगला है कि बांध के जल में डूबे रहने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या होते हैं, नष्ट होता है।
जो पेड़ पौधे जल में डूब जाते हैं वे सड़ने लगते हैं और वहाँ का विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। बांध के निर्माण से विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास की समस्याओं भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको लगा कि नहीं यहाँ बांध बनाना है तो आपको वहाँ से गांव खाली करवाना पड़ेगा, और जब गांव खाली करवाएंगे तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, संतोषजनक अगर नहीं उनका हुआ तो समस्या आ सकती है। वो लोग विरोध करेंगे कि नहीं हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। ऐसा का सब फिल्मों में देखते ही होंगे आप लोग। अगला है कि बड़ी संख्या में मानव का आवास नष्ट हो जाएगा। अगर आप वहाँ बांध बनाते हैं तो वहाँ के गांव को खाली करवाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और इसमें अंतर लिखिए। देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? यह एक अनवीकरणीय है, माने आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। जब इसको जलाते हैं तो इसमें से CO2 तथा H2 बनते हैं, जो ये प्रदूषण उत्पन्न करेगा। इससे प्राप्त ऊष्मा सभी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर देती है। इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके दहन पर स्थान एवं समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सस्ता होता है। लेकिन अगर यही बात करें सौर ऊर्जा के बारे में, तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय है, माने कभी समाप्त नहीं होगी। ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। प्रति वर्ग में यह कम ऊर्जा देती है, माने ये ऊर्जा कम देती है। ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तब भी जाके हम इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा रात में या बारिश के दिन में हम नहीं कर पाएंगे। अगला है कि बदली हुई सूर्य की स्थिति के अनुसार ऊर्जा उत्पादन में भी बदलाव आ जाता है। अगला, सौर ऊर्जा युक्तियों पर बहुत अधिक लागत आता है, ये महंगा पड़ता है। सौर ऊर्जा युक्तियों को बड़े बड़े क्षेत्रों में उपयोग सौर ऊर्जा युक्तियों के बड़े बड़े क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है कि जैव मात्रा तथा जैव ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए। माने जैव मात्रा और जल विद्युत की तुलना करना है। तो कह दें कि जैव मात्रा जीवों से प्राप्त होता है और ये जीवों के अपशिष्ट से बनता है। ये प्रदूषण फैलाता है। ये ऊर्जा के कम उपयोगी संसाधन स्रोत हैं। इनका लागत कम लगता है इसको बनाने में। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बात करें जल विद्युत ऊर्जा, तो जल विद्युत ऊर्जा में क्या क्या होता है देख लीजिएगा कि अगर इसको उत्पन्न करना है तो जल की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये अधिक उपयोगी है। लेकिन इसका निर्माण के लिए हमको विशेष प्रकार का प्रबंधन करना होगा, जैसे कि बांध बनाना होगा। ये महंगा पड़ता है। और जल विद्युत ऊर्जा के लिए बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूछ रहा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में उदाहरण अंतर सहित बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें हम पुनः दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अगर बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत पुनः निर्मित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, इस प्रकार के। अगला है समाप्य ऊर्जा के स्रोत और असमाप्य ऊर्जा के स्रोत। आपको पता ही है कि जिसको समाप्त हो जाएगा, समाप्य माने समाप्त हो जाएगा, अर्थात अनवीकरणीय बोल देंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। असमाप्य माने अक्षय ऊर्जा, जिनको कभी नहीं समाप्त होगा। नवीकरणीय, इसी को बोलते हैं अक्षय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। चलते हैं अगले चैप्टर की। दोस्तों चलिए अब देखते हैं अपना अगला चैप्टर, जो इसका नाम है हमारा पर्यावरण, मतलब अवर इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 15 है। आइए अब इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है नंबर 1, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीनीकरण पदार्थ है? तो जैव नवीनीकरण पदार्थ ऐसे होते हैं ना, मतलब जो जीवों संबंधित रखते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी, पुष्प, चमड़ा, ये भी हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि देखिए इसमें प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक जीव से नहीं उत्पन्न होता, इसको काट देंगे। फल के छिलके, केक, नींबू का रस, सही है। केक, लकड़ी, घास, सब। तो ए सी डी ये हमारा क्या हो जाएगा? नवीनीकरण पदार्थ। इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है? देखिए तापमान एक भौतिक कारक है, वर्षा भी है, वायु भी है, ये सब भौतिक कारक है। लेकिन भौतिक कारक कौन नहीं है? सूक्ष्म जीव, ये एक भौतिक कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? मतलब देखिए कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? क्या घास, गेहूँ, आम? गलत है। बकरी, गाय, हाथी? गलत है। घास, मछली, बकरी? गलत है। लेकिन देखिए ये घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। इस प्रकार से बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है? बाजार जाते समय सामान लाने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, सही है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट एवं पंखे के स्विच को बंद कर देना, ये भी सही है। स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय तक पैदल चले जाना, ये सभी क्या है? एक प्रकार से पर्यावरण मित्रता का व्यवहार दर्शाता है। निम्न में कौन अजैव नवीनीकरण है? माने जिसको बनाने के लिए ना पेड़ पौधे इत्यादि चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। लकड़ी होता है, कागज भी होता है, टमाटर भी होता है, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। प्लास्टिक ये कृत्रिम चीज़ होती है। एक पारितंत्र में निम्न में से कौन शामिल होता है? एक पारितंत्र में कौन शामिल होता है? तो सजीव और निर्जीव सभी होते हैं ना। अगला प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में अजैव नवीनीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर तक बढ़ती हुई मात्रा में एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन कहलाता है। निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले देखा जाए तो हिरण है, क्योंकि यही ना मतलब घास पेड़ पौधों को खाता है सबसे पहले, तो इसीलिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पदार्थों का अपघटन या अपचयन का जिम्मेदारी किसकी कौन कर लेता है? तो एंजाइमों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में भी होता है, तने में, मतलब पौधे के सभी हरे भागों में प्रकाश का संश्लेषण होता है। अगर आप कहते हैं केवल पत्तियों में, तो गलत है। जहाँ जहाँ हरा भाग पाया जाएगा सब जगह प्रकाश का संश्लेषण होगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 10%। मतलब अगर ऊर्जा प्रवाह होती है ना एक स्तर से दूसरे स्तर तक, तो 10% होता है। जैसे मान लीजिए अगर पशु को मनुष्य खाता है तो वो 10% की ऊर्जा उसने प्राप्त किया है, इस प्रकार से। अब हम आएंगे अपने अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि पारितंत्र का एक जैव तथा अजैव घटक के उदाहरण दीजिए। तो जैव घटक है घास और अजैव घटक है मृदा। एक मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है खेत। ओजोन परत का अणु सूत्र क्या है? तो O3 है। CFC का फुल फॉर्म ये आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है। किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्रोत ऊर्जा का कौन होता है? तो सूर्य।
DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोमेथेन इथेन। सूर्य से आने वाली प्रकाश की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है? तो समताप मंडल में है। और समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न को। तो लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि पोषी स्तर क्या है? एक ऊर्जा श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर भी बताना है। तो पोषी स्तर मतलब जैसे कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम चरण अथवा कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का जो पहला चरण होता है ना, उसे ही कहते हैं क्या? पोषी स्तर। जैसे हरे पौधों को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगी। और लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एक खाद्य श्रृंखला बन गया। तो इसमें प्रथम पोषक कौन है? हरे पेड़ पौधे। द्वितीयक पोषक खरगोश। तीसरा कौन है? लोमड़ी। चौथा कौन है? शेर। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? परितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपमार्जक जीव जो होते हैं मृत शरीरों तथा उनकी अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थ को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं और तथा पौधों द्वारा दोबारा उपयोग में ला लिए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं अपघटक जो होते हैं ये जटिल को न सूक्ष्म में विभाजित करने का कार्य करते हैं। परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो परितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव। प्राकृतिक परितंत्र जैसे कि वन, तालाब, झील इत्यादि। मानव निर्मित परितंत्र जैसे बागीचा, खेत, ये सब क्या हो जाएंगे? मानव द्वारा निर्मित परितंत्र हैं। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में अजैविक तथा जैविक घटक किसे कहते हैं? तो देखिए, अजैविक घटक जैसे इसमें सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान इत्यादि चीज़ें जो होंगी क्या कहलाएंगी? अजैविक घटक। माने इसमें जीव नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा आपसे जैविक घटक, तो ऐसे घटक जो मतलब कि सजीव हों, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंद, ये सब मिलके जैविक घटक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पर्यावरण का मतलब होता है कि पर्यावरण का मतलब है वह सभी चीज़ें जो हमें आसपास घेरी रहती हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें सभी जैविक एवं अजैविक घटक मिले रहते हैं। जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर मेल से परितंत्र बनता है। एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। इसे ही खाद्य श्रृंखला या आहार जाल कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, स्टार्च का निर्माण कर देते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल, ये सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। यह जीव जो उत्पादन तथा उत्पादित भोजन पर निर्भर रहते हैं, इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सब क्या है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाकाहारी जो फल फूल पत्तियां खाते हैं, जैसे कि बकरी, हिरण। मांसाहारी जैसे कि मांस खाने वाले, जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी जैसे कि पौधे, मतलब कि सब दोनों खा सकता है, पेड़ पौधे भी खाएगा और मांस भी खाएगा, जैसे कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वाहारी।
परजीवी चौथा प्रकार है इन लोग का, जो दूसरे के शरीर पर निवास करते हैं और उन्हीं से डायरेक्ट रूप से भोजन ले लेते हैं, जैसे जुग हो गया, अमरबेल, ये सब परजीवी बोले जाते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? तो आहार श्रृंखला प्राकृतिक में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विभिन्न जैविक घटकों पर जीवों की वह श्रृंखला जो होती है आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला में 10% का नियम क्या है? 10% का नियम आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, जबकि 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। अगला है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव नवीनीकरण होते हैं और कुछ अजैव नवीनीकरण? तो देखिए, कुछ पदार्थ जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवी के अपघटित हो जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे सब्जी के अपशिष्ट, जंतु के अपशिष्ट, पत्ते इत्यादि। ये नवीनीकरण है, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, अपघटित हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव ये इन्हें जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जैसे जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि ये अजैव नवीनीकरण है, इनका अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक, मतलब जिनका अगर मुख्य रूप से हम घटक कर लेंगे उनको बोलेंगे जैव नवीनीकरण, और जो नहीं हो पाएगा उसको बोलेंगे अजैव नवीनीकरण। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है कि जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न फसलों के रोग एवं पीड़कों को बचाने के लिए पीड़कनाशक या रासायनिक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ये रासायनिक बहकर मिट्टी तथा जल स्रोत में चले जाते हैं और मिट्टी में इनका पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव नवीनीकृत होते हैं, ये प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार आहार श्रृंखला से हानिकारक रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रविष्ट मतलब कि अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यह किसी आहार श्रृंखला से मनुष्य की शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह हानिकारक एवं रासायनिक मात्रा का संचित हो जाना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन। इसका साफ साफ अगर लिखना चाहें तो जैसे भी देखते हैं कि अगर आप खेतों में मतलब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं अधिक मात्रा में, तो जितना उसकी आवश्यकता थी वो पौधा ले लेगा, लेकिन और जो ज़्यादा होंगे मिट्टी में चले जाएंगे। मिट्टी से जल में, अगर जल का सेवन मनुष्य करता है तो उसमें उसकी मात्रा देखी जाती है। इसी को कहते हैं क्या, आवर्धन। अगला है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्तर के सभी पोषी जीवों को समाप्त कर देंगे तो इनसे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इससे इनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उसके बाद आने वाले पोषी स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा। अतः वे भोजन के अभाव में सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैविक आवर्धन क्या है? अभी हम बताए ही हैं, वही सेम टू सेम प्रश्न है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीनीकरण कचरे से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? मतलब अगर हम मानव द्वारा कुछ ऐसा बना दिया जाए जो अजैव हो, माने कि उसका अपघटन नहीं हो सकता है कभी भी, तो उससे क्या हमको समस्याएं उत्पन्न होगी? तो देखिए, अगर उसका वो अपघटन नहीं होगा तो लंबे समय तक बना रहेगा और वो काफ़ी मात्रा में एकत्र हो जाएगा, जिससे कि परितंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा और पर्यावरण के सदस्यों को हानि पहुंचाएगा। पॉलीथीन की कुछ थैलियाँ कुछ पालतू पशु खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर यही पॉलीथीन नाली में जाम हो जाए, जिससे मल मूत्र इत्यादि गंदे पदार्थ का वहन नहीं हो पाएगा, तो ये गंदगी फैलाएगा और अनेक
बीमारियों को जन्म देगा। प्लास्टिक की बोतल इत्यादि में जल जाम होने के कारण खतरनाक रोग भी हो जाते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। अगला है कि अगर दवाइयों के स्ट्रिप्स, बोतल, कीटनाशक और रसायन आदि जो होता है जल एवं मृदा के लिए प्रदूषण होता है। मिट्टी के अंदर दबे रहने के कारण फसलों में वृद्धि में रुकावट होते हैं, अर्थात उस मृदा की इस उर्वरा शक्ति को भी ये कम कर देते हैं। इनसे जैविक आवर्धन भी होता है। इसे जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती है जो वायु प्रदूषण फैलाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि इस फिजिक्स साइंस का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। और इसको पढ़ने के बाद हम अपने पूरे साइंस की बुक को, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, सबको हम समाप्त कर रहे होंगे। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके पहले वो विकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जंगलों को काटने से बचाना। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। अगला है कि निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है? जल का भंडार अधिक होगा, सही बात है। विद्युत उत्पादन सही होगा, सही बात है। अधिक जल खपत करने वाले फसलों की विविधता में हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैव विविधता में कमी होगी, ये एक लाभ नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन में अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पादन क्या होता है? अगर कोई जीवाश्म ईंधन है या पूर्ण रूप से उसका दहन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें से गैस निकलेगी जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस होती है। अगला प्रश्न है कि खादीन पाए जाते हैं तो राजस्थान में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो झारखंड में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर पाया जाता है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पाया जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर पाया जाता है? टिहरी बांध गंगा नदी पे पाया जाता है। गंगा को ही हम वहाँ पे भागीरथी के नाम से जानते हैं, इसलिए भागीरथी रहेगा तब पर भी मार सकते हैं, और गंगा रहेगा तो तब पर भी मार सकते हैं। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1970 में आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो गढ़वाल के रैनी गांव से है। विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्नोई लोग खेजड़ी के वृक्ष जो पाया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जंगल है। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न को, और लघुत्तरी प्रश्न में नंबर 1 प्रश्न है। पहला है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अपने भोजन एवं विकास के लिए करता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन के स्रोत माने जाएंगे। चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन वृक्ष की रक्षा करने के लिए सन 1970 ईस्वी में गढ़वाल के रैनी गांव के महिलाओं द्वारा चलाया गया था। झारखंड एवं राजस्थान के लिए प्रसिद्ध जल संरक्षण की एक पारंपरिक विधि बताइए। तो झारखंड में तालाब द्वारा जल को संरक्षित किया जाता है, और राजस्थान में खादीन द्वारा जल को संरक्षित किया जाता है। समन्वित वन प्रबंधन पर टिप्पणी लिखें। तो लिख सकते हैं कि सरकार ने वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से किया जाने वाला वन प्रबंधन जिसमें जनता को उत्पादों का हिस्सा मिलता है, जिससे ही हम समन्वित वन प्रबंधन कहलाता है। इसकी क्या विशेषता होती है?
तो वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से वृक्ष का संरक्षण किया जाता है। इसमें स्थानीय जनता को वनों की देखभाल हेतु रोजगार दिया जाता है। उनके लिए लकड़ी एवं पशु के चारे के उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। उत्पाद का 2.5% उपयोग उत्पाद का 2.5% के उपयोग का अधिकार स्थानीय किसान को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में 3R क्या है, अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। इसी को कहते हैं 3R, मतलब रीयूज। रिड्यूस को मतलब कम उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण, और रीयूज का मतलब पुनः उपयोग। प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग एवं संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन सीमित है। इसे अति दोहन या अति उपयोग या दुरुपयोग करने से इसका क्या होगा ना, प्राकृतिक में ये कम पड़ जाएगा, कमी हो जाएगी। और प्राकृतिक के सभी एक दूसरे भाग से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सभी भाग का उपयुक्त मात्रा में होना आवश्यक है। यदि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इससे स्थानीय एवं वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के प्रबंधन में जन भागीदारी का क्या महत्व है? देखिए, संसाधन के प्रबंधन में जन भागीदारी का अधिक महत्व है। कैसे? तो प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा एवं रख रखाव में स्थानीय जनता द्वारा किए गए प्रयास को ही जन भागीदारी कहते हैं। माने लोग अगर किसी चीज़ को अच्छे से बचा के रखें और ये रखें कि नहीं, इसको अच्छे से उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, जितना काम हो उतना ही इसका उपयोग करें, तो इसको माना जाएगा कि नहीं, इस संसाधन को बचाने के लिए जन लोग भी क्या है, मतलब कि अपने तरफ से जागरूक हैं। जैसे जल को बचाएं, वन को न काटें। भारत के पारंपरिक रूप से विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारंपरिक रूप से जीवित है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पूर्णतः सरकारी स्तर पर संभव नहीं है। अगर इसको चाहेगी नहीं सरकार ही प्राकृतिक को केवल बचाए, तो ऐसा कभी भी सफलता इस कार्य में नहीं मिल पाएगी। यदि स्थानीय जनता स्वयं सरकार का सहयोग नहीं करेगी तो यह कार्य आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि समन्वित वन प्रबंधन, बिश्नोई समाज द्वारा वृक्षों की सुरक्षा, चिपको आंदोलन, इसके क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि की परियोजनाओं के क्या लाभ हैं? यह लाभ लंबी आयु हेतु बनाई गई परियोजनाओं से कैसे भिन्न है? अगर मानते हैं ना कि कोई भी परियोजना बनाई जा रही है और उसको कम समय के लिए बनाया जाएगा तो क्या लाभ है? तो देखिए, पहला नंबर कि संसाधन पर कम दबाव एवं पर्यावरण की न्यूनतम नुकसान होगा, यानी कम उस पर वो उसका नुकसान होगा। अगला है कि संसाधनों को पूर्ण रूप से पर्याप्त समय मिलेगा। प्रभावों को कम करने एवं पर्यावरण को सुधारने की सुविधा होगी। लंबी अवधि की परियोजनाएं दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसकी लागत अधिक होती है तथा इसमें लाभ भी अधिक होता है। इन परियोजनाओं का प्रभाव बड़े क्षेत्रों में पड़ता है। जल संरक्षण के किन्हीं दो पारंपरिक विधियों के नाम लिखिए। पहला है चेक डैम बनाकर, अर्थात बांध बनाकर, और दूसरा वर्षा के जल को एकत्र करके। जैव वन विविधताओं के विशिष्ट स्थल है। कैसे? जो वन है ना, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है क्योंकि वन से एक बड़ी संख्या से विभिन्न वनस्पति एवं जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। परंतु जीवों के भिन्न प्रजातियां जैसे जीवाणु, फल, पुष्प, पादप, कृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी वन में मौजूद रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि क्या
वन जो है प्राकृतिक विविधताओं का सबसे एक महत्वपूर्ण स्थल है। अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन-कौन से परिवर्तन सुझाव कर सकते हैं? पहला नंबर कि आप जो है प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम खर्चा करें और सही जगह खर्चा करें। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, घरेलू गैस इत्यादि के बर्बाद न करें। अगला हो गया कि इनका उपयोग क्या करें, आप कम से कम करें। अगला है कि पुरानी वस्तुओं को फेंक देने के बजाय उनका अन्य कोई उपयोगी चीज़ बना लीजिए। कूड़े कचरे का सही निष्पादन और प्रदूषण होने पर उस पर रोक लगाएं। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण के लिए 2 उपाय बताएं। तो वन संरक्षण के लिए यही हो सकता है कि वन की कटाई पर रोक लगाना, वन मतलब पुनः वृक्षारोपण करना, अतिचारण को रोकना, माने अति अगर जो उसमें पशुओं ज़्यादा उसमें चर रहे हैं तो उसको रोकें, और अवैध रूप से लकड़ी के व्यापार पे रोक लगाएं। भूमिगत जल के कोई 2 लाभ भी लिखिए। तो भूमिगत जल अधिकतर स्वच्छ होता है और इसका उपयोग सीधे रूप से हम कर सकते हैं। भूमिगत जल पृथ्वी के अंदर पाया जाएगा जिससे ये आसानी से दूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो देखिए वन्य जीव जो होते हैं ना उनको संवर्धन एवं विकास की दृष्टि को देखते हुए सरकार द्वारा उन्हें एक मतलब एक प्रकार से देखो तो संरक्षित स्थान प्रदान कर दिया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इसके 2 कार्य हैं कि सुरक्षा एवं पुनर्वास प्रदान करना, माने जीव जो होंगे सुरक्षित होंगे और आसानी से उसमें विकास कर पाएंगे, और वन्य जीव को बढ़ावा देना। हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? अब देखिए वन होंगे तो ही वर्षा होगी, वन नहीं रहेंगे तो वर्षा ही नहीं होगी। वन मृदा एवं वातावरण की रक्षा करता है और गैसों को संतुलन प्रदान करता है। वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन को भी पूरा करता है और वन्य प्राणियों को शरण देता है। हमें वन में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। वन्य पर्यावरण का संरक्षण जैव विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों को संरक्षण के लिए आवश्यक है। वन जो होता है प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके रहने से ही प्राकृतिक पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, अन्यथा अगर ये नहीं रहेगा तो पर्यावरण संतुलन नहीं होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? बांध के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया गया? नर्मदा नदी को पर बनाए गए विशाल सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने पर जनता द्वारा एक विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि उस पर बसने वाले विशाल मानव आबादी को विस्थापन कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। अगला है कि डूबे हुए क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु और उनकी मृत्यु हो गई। अगला है कि निकटवर्ती मानव बस्तियों का डूब जाना। आगे है कि अगर मान लीजिए कोई कृषि करने योग्य भूमि है, अगर वहाँ बांध बना देंगे तो आप वहाँ की भूमि खराब हो जाएगी, आप वहाँ पे कृषि नहीं कर पाएंगे। भूमि का नष्ट हो जाना, क्योंकि वो जल में डूबी रहेगी तो उसका कोई कार्य नहीं कर पाएंगे भूमि पे। वनों के विकास एवं पर्यावरण समस्याएं, ज़्यादा अगर आप पानी इकट्ठा किए रहेंगे तो ज़्यादा एरिया में तो न जो वन उन होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरा समाप्त होता है, इसमें और कुछ है नहीं। आप जान ही गए होंगे जल संसाधन क्या है, मृदा की उर्वरा शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका आज ये द एंड होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 10th के लिए आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा मतलब सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि नहीं इस सब्जेक्ट का मुझे एक बार फिर से अगर रिवीजन कर लूँगा तो मेरे इस वाले सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि ये पूरे मैंने साइंस को जब समाप्त किया है, जैसे बायो को एक वीडियो में, केमिस्ट्री को 2 वीडियो में और फिजिक्स को 2 वीडियो में समाप्त कर दिया है। तो आज ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का। एक वीडियो मैंने बेसिक फार्मूला बता दिया है 1 से 5 चैप्टर तक।
आज अब से आपको 6 चैप्टर से वीडियोस मिलेंगी और आपको हिस्ट्री का जो पोर्शन है, एसएसटी जिसको बोलते हैं, उसका भी मैराथन क्लास अब आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।